Good morning, children. This is Karan sir. I welcome all the class 7 students in this online lecture of Goddess Public School. So, today we are going to continue the history chapter 1, India in the medieval period. So, we will take this chapter ahead today. Please go on the page number 3. This is the first chapter of history. And in my previous lecture, I told you to write down and remember the names of the important compositions by the famous writers Kalhana, Al-Biruni, Chandabadai. What are their works? What books are the novels they're written? You have to remember the names of the book and the writers. Now today we are going to discuss, these were the examples of the literary sources. Now today we are going to understand and we will study what archaeological sources were. Apart from the literary sources, the archaeological sources are of immense value in the reconstruction of the socio-cultural and the political हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल इंडिया। जिस तरह से मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने में हमें लिटरेरी सोर्सेस का जितना महत्व नजर आता है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं। Coins belonging to this period are a valuable source of the reconstructing dates of the historical events. They also give us an idea of the economic conditions of the period. Monuments and the paintings are also important archaeological sources of this period. Monuments of this period give evidence of the advancement of the technology and engineering skill of the people during this period. इस ज़माने में अगर हम इस ज़माने के सिक्के की बात करें तो सिक्कों को देखकर हमें उस ज़माने के आर्थिक स्थिति की पता चलती है। आर्थिक स्थिति के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि मॉन्यूमेंट्स, पुरानी बिल्डिंगें, खंडहर, इमारतें, किले, इन सब चीज़ों को यदि हम देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि उस ज़माने में राजाओं के या लोगों के टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी रूप से कितने सक्षम, कितने एडवांस थे, कितने डेवलप्ड थे, हाउ देयर टेक्नोलॉजी वाज एडवांस। They also inform us about the different architectural style of this period. Many inscriptions were also placed on the walls of the monuments which tell us about the life of the people. बहुत सारे monuments की दीवारों पर बहुत सारे inscriptions यानी पत्थरों को काट कर उस पर कुछ बातें लिखी गई हैं, जिससे हमें उस जमाने के लोगों के जीवनचर्या, दैनिक जीवन शैली और उनके लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि इस जमाने में कौन से शासक हुआ करते थे, क्या उनके धर्म के प्रति कैसी विचारधारा थी, किस धर्म को मानने वाले वो शासक हुआ करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इमर्जेंस ऑफ द न्यू सोशल एंड द पॉलिटिकल ग्रुप्स। इस जमाने में मिडवेल पीरियड के भारत में किस प्रकार के जो राजनीतिक संघ हुआ करते थे, किस तरह के सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां घटित होती थी उस जमाने में, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। बिटवीन द इयर्स 1700 and 1750 CE, a number of people came to the subcontinent attracted by the wealth. Among such groups were the early Muslim invaders like Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori. तो भारत बहुत एक धनी राज्य देश हुआ करता था। आप जानते हैं कि भारत को 17वीं शताब्दी के आसपास सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरे दुनिया में इसका नाम, इसकी ख्याति बहुत ही प्रचंड थी, बुलंद थी। बहुत सारे लोग हमारे धन को देखकर, हमारे पैसे को देखकर, हमारे भारत के चमकते हुए अवस्था को देखकर यहाँ पे बहुत सारे इन्वेडर यानी आक्रमणकारी, आक्रांता लोग यहाँ पे आए। तो इसमें से जैसे कि हम देखेंगे कि पहले जो मुस्लिम आक्रांता यहाँ पे आए, पहले जो उसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। गजनी एक जगह है कहीं मे बी ईरान और अफगानिस्तान में। तो यहाँ से ये आया और इसने हमारे देश पर हमला किया। साथ ही साथ मोहम्मद गौरी भी आया। पृथ्वीराज चौहान, द इंडियन रूलर फ्रॉम द चहामाना डायनेस्टी was ruling in Delhi and Ajmer area। तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान हमारे शासक हुआ करते थे। He defeated मोहम्मद गौरी in a fierce battle। बहुत ही एकदम एक घातक लड़ाई लड़ी गई इन दोनों के बीच, एक जानलेवा बहुत ही एक क्रूर युद्ध हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसे हराया, मोहम्मद गौरी को। Later Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Gauri and his slaves were able to
lay the foundation of the Delhi Sultanate. और इसी के जो गुलाम थे, जो स्लेव्स थे, इन लोगों ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी. The Delhi Sultanate was replaced by the Delhi Sultanate was replaced by the Mughals, who established the Mughal Empire. While these people came from the beyond frontiers of India, there were several other groups of the new rulers who emerged within the borders of the India. भारत के बाहर से बहुत सारे आक्रमणकारी आकर इस पर हमला करते थे और यहाँ पे अपने आधिपत्य को जमा लेते थे, कब्जा कर लेते थे. Such groups included the Rajput, Sikhs, Marathas, Ahoms, Jats and Kayasthas. बहुत सारे हमारे क्या हुआ कि हर राज्य के बॉर्डर पे एक अलग अलग राजा और शासक इस तरह से उद्भव हुआ उन लोगों का. अपने अपने इलाके में वो लोग राजा और शासक बन बैठे. कई तरह के कुछ जाटों ने किसी जगह पे जाटों ने, किसी में राजपूतों ने और किसी में सिखों ने अपनी पकड़ जमाई और वहां पे अपना आधिपत्य स्थापित किया. इकोनॉमिक चेंजेस में एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर वाज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट इन which in turn led to the migration of the forest dwellers to the other areas. क्या हुआ कि बहुत सारे जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को हम लोगों ने शुरू किया तो बहुत सारे जंगलों को हमें काटना पड़ा और जंगल में रहने वाले जीव जंतु और बहुत सारी जनजातियां थी जिन्हें दूसरी जगहों पे जाना पड़ा. मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड टिलिंग द सॉइल. बहुत सारे लोगों ने खेती करना शुरू किया, जोतना शुरू किया और इससे फसल की पैदावार को बढ़ावा दिया. रीजनल मार्केट्स, chieftains, rulers and religion influenced by the peasants, they became a part of a large complex society and were required to pay taxes. They also offered goods and services to the local lords. Some peasants were rich while others were poor and some others were artisans as well as the farmers. कुछ लोगों ने क्या किया इसमें कि बहुत सारे खेती बाड़ी करते थे, कुछ लोग उसमें हस्तशिल्पकार थे, कुछ लोग किसी प्रकार के सामानों को बनाकर बेचते थे, कुछ अपनी सेवाएं देते थे. इस तरह से सभी लोग, कुछ लोग बहुत ही अमीर किसान हुआ करते थे, कुछ गरीब किसान हुआ करते थे, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे. एंड द न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन agriculture which enhanced the production of the crop. In irrigation the Persian wheel came to be used. क्या हुआ इस दौरान मध्यकालीन इतिहास के भारत में हुआ ये कि धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया और इससे फसल की पैदावार बढ़ती गई. पर्शियन व्हील एक पहिया हुआ करता था जो कुएं में डालकर खींचा जाता था, पानी खेतों में पटाने के लिए उस पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किया जाता था. दिस स्पिनिंग व्हील मेड वीविंग क्लोथ्स इजियर. इस तरह से कपड़े बुनना, पानी खेतों में सिंचाई करना इत्यादि कामों को आसान कर दिया इस पर्शियन व्हील ने. इन कॉम्बैट firearms came to be used. For writing, paper was introduced. New food items and beverages such as the potatoes, corn, chilies and tea, coffee arrived in India. इसी दरमियान मध्यकालीन भारत में ही 700 से लेकर 1750 के भारत में ही आलू आया. भारत में पहली बार आलू विदेश से आया. आलू का सबसे पहले खेती अमेरिका में हुआ करता था. आलू भारत में उधर से ही आया, पश्चिमी देशों से आलू आया. चाय आई, इसके साथ साथ कॉर्न यानी मक्का आया और इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे नई नई चीजों का, मिर्ची का भी इस्तेमाल उसी जमाने में होना शुरू हुआ. अलॉन्ग विद द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया भर के लोग जब भारत में आना शुरू हुए तो इनके साथ साथ नई नई चीजें, खाने पीने के आइटम्स जैसे मिर्ची, आलू, चाय इत्यादि भारत पहुंची पहली बार. उससे पहले भारत में कोई आलू नहीं खाता था, कोई मिर्ची नहीं खाता था और कोई चाय नहीं पीता था. रीजन टू एम्पायर मीन्स the early medieval period saw the emergence of the many small kingdoms which were frequently in conflict with one another. बहुत सारे हमारे छोटे छोटे ऐसे राज्य हो गए थे जिन्हें आपस में ही वो लोग आपस में कई बार लड़ा करते थे और आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था continuously. Among these recurring conflicts with war, which was for increasing their area of influence, one of the most well-known conflicts of the tripartite struggle among the Palas and the Pratiharas and the Rashtrakutas. पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटास में एक छोटा सा युद्ध हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट था, एक मतभेद था और अपने एरिया को, अपने इलाके को अपने कब्जे में लेने के लिए ज्यादातर इस तरह की लड़ाइयाँ होती थी.
इन साउथ इंडिया द चोलाज इमर्ज्ड पावरफुल, दक्षिण भारत में चोल शासक, जो चोल वंश के शासक थे, ये लोग बहुत ही पावरफुल एंड शक्तिशाली साबित हुए। साथ ही साथ क्या हुआ, दे एस्टेब्लिश ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट विद द कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। इन लोगों ने दक्षिण एशिया में और चाइना से अपने व्यापारिक संबंध को बढ़ाया और व्यापार को बढ़ाया। इन नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन लार्ज एम्पायर्स लाइक मोस्ट दोज ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स वर क्रिएटेड व्हिच encompassed many regions. However, the dimensions of the control by these empires varied under the different rulers. इन लोगों ने क्या किया कि एक दिल्ली सल्तनत के लगभग समान पावर का इतनी शक्तिशाली एक नए साम्राज्य का गठन किया, जिससे धीरे धीरे इन लोगों ने अपने इलाकों को बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का काम किया। रिलीजियस ट्रेडिशंस, इस जमाने में क्या धार्मिक परंपराएं थी, इसकी बात हम करेंगे। रिलीजन प्लेड अ प्रीडोमिनेंट रोल इन द मिडवेल इंडियन सोसाइटी। उस जमाने में भारतीय समाज में धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाता था। However, the period witnessed major developments in religious traditions and important changes took place in the Hinduism. भारत में जो उस जमाने में जो हमारा हिंदुइज्म था, जो हिंदू धर्म था, इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। A major development that took place during this period was the emergence of the idea of the bhakti and the bhakti movement. इस जमाने में भक्ति और भक्ति मूवमेंट का बोलबाला रहा। बहुत सारे ऐसे संत हुए जो सूफी संत और भक्ति मूवमेंट के संत हुए, जिन लोगों ने लोगों के दिलों में भक्ति की एक अलग जगाई और लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। This was also the period when a new religion called the Islam appeared in India. इसी जमाने में भारत में इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म हमारे भारत में इसी जमाने में अपनी पैर पसारने लगा और धीरे धीरे भारत में इस्लाम धर्म का भी स्थापना हो गया। अपार्ट फ्रॉम द इस्लाम अनदर ट्रेडिशन दैट केम फ्रॉम वेस्ट एशिया वाज द सूफी ट्रेडिशन। इसमें एक सूफी परंपरा भी भारत में आई। The period saw the emergence of the popularity of the several Bhakti and Sufi saints who took up the cause of the socio-religious reforms and preached the gospel of the equality and the mankind. इन लोगों ने समानता और मानवता का पाठ पढ़ाया लोगों को और लोगों को भक्ति मार्ग और धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। यानी कि इसी दरमियान मिडवेल हिस्ट्री में ही भारत में इस्लाम धर्म आया और इसने अपने पांव जमाए। अब हम देखते हैं आगे चलकर इसमें हम पढ़ेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द क्लास 7 स्टूडेंट्स टू मेक दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B and question number C. You have to make in the next lecture. I will provide you the PDF of this chapter.